हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज से हम सभी लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट थ्योरी पेपर है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, दिव्यांगता को समझना या फिर विकलांगता का परिचय, ये जो सब्जेक्ट है हमारा डीएड डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। इस पेपर को आज से हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर, और पर डे हम इसका एक वीडियो यहाँ पे रिवीजन करेंगे, क्योंकि गूगल मीट पे आप सभी लोगों का जो ये सब्जेक्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। आपको कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया है वहाँ पर। तो यहाँ आपको यूट्यूब पर फिर से ये रिवीजन क्लास के रूप में आपको मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। जो कुछ भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है दोबारा से आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, और जो कुछ आप लोगों को भूल गया होगा वो भी आप लोगों को इस वीडियो को देखकर सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी, और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम का। तो यानी कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप अभी से तैयार रहेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को बखूबी जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो हैंड राइटिंग नोट्स में आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी अब से। तो वीडियो देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि रिवीजन क्लास चल रही है उनको भी आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज ये फर्स्ट इकाई है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी यूनिट कवर करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दिव्यांगता को समझना या दिव्यांगता का परिचय, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट थ्योरी पेपर है, जिसमें हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी के बारे में जानना है। और इसमें आप लोग जानते हैं कि 5 यूनिट हमें कवर करने रहेंगे, 5 सब यूनिट कवर करने रहेंगे, जिसमें हम लोग 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 ये कवर करेंगे। आपको जो भी वीडियो मिलेगी उन सभी वीडियो में आप लोगों को जैसे सब यूनिट है 1.1, तो केवल 1.1 ही आप लोगों का रिवीजन कराया जाएगा। इससे जो हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने गूगल मीट पे क्लासेस नहीं अटेंड की हैं या हमारे इस कॉलेज से नहीं अटैच हैं, वो अदर कॉलेज से बच्चे हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। आप लोग भी यहाँ पे आकर के इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 1.1 है वो है दिव्यांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय और विकलांगता के मॉडल। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझना है। फिर 1.2 है हमारा अवधारणा, अर्थ और परिभाषा, अपंगता, क्षति, विकलांगता, गतिविधि सीमा और आवास और पुनर्वास। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है सब यूनिट 1.3, जिसमें भारत में विकलांगों के लिए परिभाषा, जैसे कि बेंचमार्क, दिव्यांगताएं क्या हैं, इन सभी श्रेणियों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, और कानूनी प्रावधान क्या है इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट है आपका कि 1.4 सब यूनिट, तो इसमें आपके दिव्यांगता के कारण, रोकथाम और इसका जो फैलाव है वो कितने जनसंख्या में है, फैलाव कैसे होता है और किस प्रकार से उसका आंकड़ा निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। फिर लास्ट हमारा इस यूनिट का सब यूनिट होगा 1.5, जो कि क्रॉस डिसेबिलिटी और इसके हस्तक्षेप अवधारणा को यहाँ पे हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कि दिव्यांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय और विकलांगता के मॉडल, यानी कि सबसे पहले हम दिव्यांगता के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका दिव्यांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं। अब आपका जो ये रिवीजन क्लास चलेगा ये आपका हैंड राइटिंग नोट्स में ही चलेगा, और अगर कोई टॉपिक हैंड राइटिंग नोट्स में हमारे पास नहीं रहेगा तो वो हम आपको बुक के माध्यम से भी समझाएंगे। प्लस आप लोग ये हैंड राइटिंग नोट्स में ही जानिए। हैंड राइटिंग नोट्स आपको यूट्यूब चैनल पर लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, उसके माध्यम से आप वहाँ भी जा कर के प्राप्त कर सकते हैं।
तो दिव्यांगता का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में जानते हैं। दिव्यांगता जो है वो ये समाज में अलग अलग माने जाने वाले लोगों का एक समूह रहा है। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि जो दिव्यांगता की दिशा है वो दिव्यांगता की जो दशा है वो उस समय काफ़ी शोचनीय थी। उस समय उन्हें राक्षस या बुरी आत्मा कह करके या पूर्व जन्म का पाप इनको कहा जाता था। इस प्रकार से उनको संबोधन किया जाता था। अर्थात जो दिव्यांगता का इतिहास रहा है वो काफ़ी हद तक शोचनीय था, क्योंकि उसमें जो बच्चे पैदा होते थे उन सभी बच्चों को काफ़ी अपशब्द बोले जाते थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। उस टाइम पे लोगों के मन में एक तरीके से कह लीजिए कि रूढ़िवादी धारणा पल रही थी, तो लोग उस बच्चे के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे और उस बच्चे के बारे में वो लोग अपशब्द बोलना, फिर उसको प्रताड़ित करना या फिर ऐसा सोचना कि इन्होंने कुछ पहले पाप किया रहा होगा, तभी ये इस तरीके से अपंगता की स्थिति में जन्मे हुए हैं। उन्हें समाज में नहीं रहने दिया जाता था, समाज से अलग रखा जाता था, समाज के लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, उनसे कम्युनिकेशन नहीं उनका हो पाता था। तो ऐसे बच्चे जो थे उनको कह लीजिए कि उस समाज में बिल्कुल भी रखा नहीं जाता था, उससे पृथक कर दिया जाता था, उससे वंचित कर दिया जाता था। कहीं अकेले में, एकांत में, एक कमरे में वो रहा करते थे। लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में भारतीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो दिव्यांगों के विकास में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। धीरे धीरे लोगों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति परिवर्तन देखने को मिले। दिव्यांगता के विकास के क्षेत्र में भी लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे और फिर उसमें रुचि लेना प्रारंभ किए और उनको काफ़ी हद तक उनके जो स्थिति थी उस स्थिति को सुधारने का प्रयास भी करने लगे। तो इसमें काफ़ी लोग थे जिनका योगदान रहा है। इसमें जैसे कि जब वो पूर्व जन्म में देखते थे कि वो बच्चे इस तरीके से पैदा हो रहे हैं, फिर पूर्व जन्मों का उनको पाप बता रहे हैं और बुरी आत्मा, बुरी राक्षस के नाम से उनको जान रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, या फिर कह लीजिए पैसे होते भी थे तो उनके ऊपर खर्चा नहीं करते थे। उनको गर्म व ठंडे पानी में ले जा कर के डुबो करके और उसके बाद निकालते थे, सोचते थे कि फिर इनकी जो अपंगता है वो ठीक हो जाएगी। खौलते हुए पानी में उनको डालते थे, अर्थात काफ़ी तेज़ी से उबल रहा है पानी और उसमें डाल देते थे, या फिर कह लीजिए काफ़ी ठंडा पानी रहता था, उस ठंडे पानी में उनको डुबो देते थे, फिर निकालते थे। तो ऐसे में वो ये सोचते थे कि ऐसा करने से ये बच्चा ठीक हो जाएगा। या जैतून की पत्तियों का इस्तेमाल करते थे, किसी भी प्रकार की दवाओं का वहाँ पे वो यूज नहीं करते थे कि वे बच्चे भी ठीक हो सकें। इसके साथ साथ वो बच्चों के शिक्षा दीक्षा पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, उनको खाने पीने के लिए नहीं देते थे। वो कुपोषण का भी शिकार हो जाते थे बच्चे, एक टाइम का खाना देते थे उनको। तो इस तरीके से उनके साथ में उनका बुरा व्यवहार था। और पहले ये भी देखा जाता था कि जो संपन्न लोग होते थे, अगर उनके घर में कोई भी बच्चा अपंगता की स्थिति में जन्म ले लेता था तो काफ़ी हद तक ये लगता था कि जैसे कि उनकी जो इज्जत है वो डाउन हो जाएगी, या कह लीजिए उनके मान मर्यादा प्रतिष्ठा में कमी आएगी अगर ये बात बाहर फैलती है कि उनके घर में भी कोई दिव्यांग बच्चा है। तो इन सभी चीज़ों से उबरने के लिए कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए जिन्होंने इन सभी चीज़ों को त्याग किया या उस क्षेत्र से रूढ़िवादिता को हटाया। फिर वहाँ के बच्चों के विकास के बारे में उन्होंने सोचा, उसको फिर वो राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुँचाने लगे और कुछ लोगों को इसमें जागरूक करके उनके विकास के क्षेत्र में काफ़ी कुछ परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने प्रयास किए। और ये परिवर्तन धीरे धीरे फिर देखने को मिलने लगा कि लोगों में लोग जागरूक होने लगे और वे भी इन बच्चों के बारे में, इन व्यक्तियों के बारे में सोचने लगे और काफ़ी कुछ नीतियाँ बनाई गई। इसमें लोग उसमें रुचि लेना प्रारंभ किए, तो काफ़ी कुछ नीतियाँ यहाँ पे बनाई गई और दिव्यांगों से संबंधित कुछ दस्तावेज भी तैयार किए गए। उनके शिक्षण प्रशिक्षण में या फिर पुनर्वास के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किए गए। जैसा लोगों का ध्यान दिव्यांगता के प्रशिक्षण शिक्षण पर आकर्षित किया गया, तो वैसे वैसे लोग इसमें शामिल होते गए और इन बच्चों के लिए भी प्रयास करते गए कि इन बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। समय परिवर्तन होता गया, साथ साथ लोगों के दृष्टिकोण में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिला।
जिसमें शिक्षा शास्त्री जो थे वो काफ़ी स्वावलंबी, या जो महात्मा थे या ऋषि मुनि थे, ये आदि सभी लोग जो थे, इन सभी लोगों का इस विशेष परिस्थिति में जो कि बच्चे थे उनके प्रति इनका काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने ही उस समाज में रूढ़िवादिता को खत्म करते हुए इन बच्चों को बाहर उजागर किया, और फिर इनके शिक्षा दीक्षा या फिर कह लीजिए इनके प्रशिक्षण पे, इन सभी पे इन्होंने कार्य किया कि ये बच्चे भी इस समाज में रह सकते हैं, इस समाज से वंचित नहीं रहेंगे। इन्होंने इन बच्चों को एक समाज का मुख्य अंग माना और फिर कार्य करना प्रारंभ कर दिया कि दिव्यांगता के क्षेत्र में इसको क्रमबद्ध तरीके से विकास के पहलुओं में लेकर के गए। जैसे कि मान लीजिए हर एक जो शताब्दी चली उन सभी शताब्दियों में ऋषि मुनि या महापुरुष ये सभी लोग जन्मे थे और सभी लोगों ने इसके प्रति भी कार्य किया था। तो ऐसे में हम देखेंगे कि 16वीं शताब्दी में क्या कुछ डेवलप हो पाया इन बच्चों के लिए। तो 16वीं शताब्दी में जो पोप ग्रेगरी प्रथम थे, इन्होंने धर्मवंशी जारी किया और अपने अनुयायियों के द्वारा दिव्यांगजनों की सेवा करने का आदेश दिया। तो फिर उनकी जो स्थिति थी वो उस समय जो काफ़ी दयनीय थी या शोचनीय थी, उन सभी चीज़ों को दूर करते हुए काफ़ी हद तक इन्होंने 16वीं शताब्दी में परिवर्तन करना स्टार्ट किया। तो 16वीं शताब्दी में आपके जो पोप ग्रेगरी प्रथम थे, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। उनके प्रयास से जो मतलब इन बच्चों को समाज से वंचित रखा जाने लगा, फिर इनको धीरे धीरे उस समाज का अंग बनाया जाने लगा। नेक्स्ट है कि फिर 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी में जो दिव्यांगजन थे, इनकी शिक्षा दीक्षा व देख की व्यवस्था की गई वहाँ पे, कि यहाँ पे इनके शिक्षा के प्रति जब जागरूक हुए तो ये कौन सी शताब्दी में हुए, ये 17वीं शताब्दी में लोग इनके शिक्षा के प्रति भी जागरूक होना प्रारंभ कर दिए और इनकी देखरेख लोग करने लगे। ऐसे में काफ़ी दर्शन शास्त्री लोग थे। एन.ए. रिकार्ड ने भी सीखने के सिद्धांत की नींव इसी 17वीं शताब्दी में रखी। इसी काल में जो पाहो पिंस दी लियोन, तो इस नामक की एक स्पेनिश वैज्ञानिक ने बधिर बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया और यहीं से फिर उन्होंने प्रारंभ किया कि जो बधिर बच्चे हैं वो भी लिखना पढ़ना जान सकते हैं, और यहीं से फिर इनकी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हुई। पेड्रो पोंस डी लियोन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। पेड्रो पोंस डी लियोन नामक एक स्पेनिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने बधिर बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा सबसे पहले प्रारंभ किया था। इसी काल में सूरदास और भी लोग इसमें मिलते हैं, जैसे कि अन्नास, इन सभी का वर्णन मिलता है कि सूरदास आपके जो जन्मे थे वो 17वीं शताब्दी में ही थे, और 17वीं शताब्दी में उनके बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है कि वे दोनों आँखों से देख नहीं पाते थे, फिर भी वो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने जितने दोहे हैं या फिर ग्रंथ वगैरह है सब सूरदास जी ने लिखा है। तो इसका मतलब वहाँ पे शिक्षा का जो स्तर था वो काफ़ी उच्च लेवल तक 17वीं शताब्दी में ले जाया गया था। फिर हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी की। तो 18वीं शताब्दी में इस युग को पुनर्वास की अवस्था भी कहा जाता है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आती है। अर्थात पुनर्वास की अवस्था का मतलब ये होता है कि 18वीं शताब्दी से ही इन बच्चों को पुनर्वास दिया जाने लगा था, और जो समाज में परिवर्तन थे ये उसी का परिणाम था कि जिसके कारण इन बच्चों को पुनर्वास दिया जा सकता था। नहीं तो फिर इसके पहले बच्चों का यही नहीं पता लगता था कि बच्चे रह किस घर में हैं, मतलब किस घर में ये रह रहे हैं, किस घर में ये बच्चे जन्मे हुए हैं, ये भी नहीं पता चलता था। इन बच्चों की स्थिति इतनी ख़राब थी कि इनको अंदर कहीं किसी कमरे, अंधेरे कमरे में रखा जाता था कि वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते थे, जान ही नहीं पाते थे कि इनके घर में भी ऐसा कोई बच्चा जन्मा हुआ है। इसी काल में शोध और अनुसंधान को भी प्रारंभ किया गया और राजनीतिक सुधार से शिक्षा और स्वास्थ्य में दिव्यांगों की शिक्षा व दक्षता को जोड़ने का यहाँ पे सफल प्रयास किया गया, क्योंकि शिक्षा दीक्षा से इनको जोड़ा भी गया। इसके साथ साथ कुछ और भी शोध किए गए और इन बच्चों के लिए एक तरीके से पुनर्वास की व्यवस्था यहाँ पे दी जाने लगी। इसी काल में वाणी एवं भाषा संबंधी
जो विकास था वो भी सर्वप्रथम आम्बे चार्ल्स द्वितीय एवं सैमुअल हार्वे के हस्तचलित संकेतों की एक पद्धति विकसित की गई और इन्हें सांकेतिक पद्धति का जनक के नाम से भी जानते हैं। तो आम्बे चार्ल्स द्वितीय और सैमुअल हार्वे ये दोनों लोग ऐसे थे जो हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं उसका इन्होंने यहाँ पे विकास किया कि जो बच्चे बधिर होते हैं, जो नहीं पढ़ लिख पाते हैं, तो उनको कैसे पढ़ाया लिखाया जाए। इसके लिए सबसे पहले कौन थे? सैमुअल हार्वे और आम्बे चार्ल्स द्वितीय, इन लोगों ने सबसे पहले सांकेतिक भाषा को उजागर किया। इसके उपरांत 1748 ईस्वी में डॉक्टर दी रीट ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा प्रारंभ कर दी और सर वैलेंटाइन ने सन 1784 ईस्वी में प्रथम जो अंध विद्यालय खोला वो कहाँ पे खोला? पेरिस में। तो जहाँ पे आपके लुई ब्रेल जी भी पढ़ चुके हैं और फिर वहीं पे शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने शिक्षा देना भी प्रारंभ किया था और इन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि का भी विकास किया था जो दृष्टिबाधितों के लिए एक वरदान साबित होता है। नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये काल रहा है। इस शताब्दी में क्रमबद्ध तरीके से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे जैसे बच्चा जन्म लेता है फिर उसको क्या क्या चीज़ें सिखानी है, फिर उसको शिक्षा से जोड़ना है, पुनर्वास से जोड़ना है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे एक तरीके से शुरुआती दौर से स्टार्ट किया गया था। इसी शताब्दी में दिव्यांगजनों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि लुई ब्रेल, इनका भी जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में ब्रिटेन के लोग दिव्यांगों की शिक्षा के लिए जागरूक भी हुए और 19वीं शताब्दी में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने वालों में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि अमेरिका के 1887 से 1922 ईस्वी तक, अल्फ्रेड बिनेट जो कि फ्रांस के थे, इन्होंने 1857 से, यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, 1900 कुछ है ईस्वी तक, मैडम मारिया मॉन्टेसरी जो कि इटली में थी 1870 से 1952 तक आदि, ये सभी लोग प्रमुख रहे जो कि दिव्यांगों के लिए काफ़ी इन्होंने कार्य किया। तो इसमें आपके 19वीं शताब्दी में कौन कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे जो कि अमेरिका के थे, इन्होंने 1887 से 1922 तक कार्य किया। फिर उसके बाद अल्फ्रेड बिनेट थे जो कि फ्रांस में 1857 से लेकर के इन्होंने कार्य किया। फिर मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ये इटली की थी, 1870 से 1952 तक इन्होंने कार्य किया और ये सभी जो इन्होंने कार्य किए ये सब दिव्यांगता के क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा कार्य किए, तो इनका नाम 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। इसमें लुई ब्रेल जो कि 1809 में जन्मे हुए थे और 1852 में उनका जा करके मृत्यु हुआ। तो फिर इन्होंने अपने इस बीच के दौरान, वो जन्म से तो अंधे थे नहीं, 3 वर्ष की अवस्था में अंधे हुए, तो वो अपने पूरे काल में इन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ये सोचते रह गए कि इनको शिक्षा दीक्षा कैसे आसानी से मिल सके। तो इसके लिए इन्होंने, लुई ब्रेल जी ने 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल डॉट्स का इन्होंने ही वहाँ पे निर्मित किया था और उसमें आपके जो 63 प्रतिरूप हैं वो 63 प्रतिरूप भी देखने को मिलते हैं। ब्रेल लिपि आप लोगों को पढ़ाई जा रही है कि ब्रेल में कैसे डॉट्स होते हैं और इसको कैसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है कैसे, और इसके डॉट्स क्या क्या होते हैं, ये सब आपको अलग वीडियो में पढ़ाया जा रहा है और लोग जो हैं, जो अभी तक नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। भारत में सन 1857 में श्रीमती एनी शार्प ने अमृतसर में प्रथम अंध विद्यालय खोला था। तो भारत में सबसे पहले कहाँ खोला गया था? अमृतसर में खोला गया था। और कब खोला गया था? ये 1857 में खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था? तो श्रीमती एनी शार्प के द्वारा पहला अंध विद्यालय खोला गया था, अर्थात जो दृष्टिबाधित लोग थे उनके लिए पहला विद्यालय खोला गया था। अब हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी की। तो इस शताब्दी के प्रारंभ में जो मानसिक तौर पर पिछड़े हुए बालक थे उनके लिए कार्य किए गए थे, उनके लिए विद्यालय खोले गए और ये जो विद्यालय खोले गए ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि इसमें
इतना ज़्यादा बच्चे मिल नहीं सके, इतना ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी कि इस विद्यालय को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके। तो ये सफल नहीं हुआ, बाद में चल करके ये फेल भी हो गया। तो कुछ समय बाद फिर सर्वर बाधित या दृष्टि बाधित वाले बच्चों के लिए एक दिवसीय विद्यालय खोले गए और इसी शताब्दी में जो आंशिक रूप से थोड़े दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए विद्यालय खोले गए थे। परंतु इनमें पूर्णतः जो सुविधा होनी चाहिए थी कि वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी। तो सन 1903 ईस्वी में लंदन कमीशन और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ उत्तरदायी संस्थाएं थी जो मिलजुल करके मतलब सभी लोग एकजुट होकर के मंदबुद्धि बालकों के लिए विद्यालय खोले और उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाए कि उनकी शिक्षा दीक्षा भी हो सके, उनको भी शिक्षित किया जा सके। आगे हम बात करेंगे कि सन 1913 ईस्वी में भारत में कई राज्यों में दृष्टिहीन व मूक बधिर बच्चों के लिए प्रावधान किया गया तथा ऐसे विद्यालय खोले गए इन लोगों के लिए जहाँ पे दृष्टिहीन और श्रवण बाधित बच्चे वहाँ पर जाकर के पढ़ सकें। सन 1918 ईस्वी में रॉयल कमीशन यहाँ पे एक्ट पारित हुआ जिसमें मेंटल डेफिशिएंसी बिल के नाम से इसको जानते हैं और जिसे मेंटल डेफिशिएंसी बिल के या फिर एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सन 1929 में डॉक्टर कुंजित वर्ड ने स्कूल फॉर द ब्लाइंड के नाम से या माध्यम से मद्रास एसोसिएशन की स्थापना की और 1936 ईस्वी में इसको मंदबुद्धि बच्चों के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल की भी यहाँ पे स्थापना की गई। फिर 1950 ईस्वी में अक्षमता को अलग परिभाषित किया गया और सन 1954 ईस्वी में मुंबई में एक नियमित विद्यालय भी पहली बार विशेष शिक्षा के क्षेत्र में खोला गया। फिर सन 1965 में या कह लीजिए 66 तक भारत में एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चों जहां तक संभव है सामान्य विद्यालयों में इनको समायोजन कर दिया गया। अर्थात 1965 से लेकर के 66 तक ये प्रयास किया गया कि जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जहाँ पर सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पर इन दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाया जाए, अर्थात इनको भी वहाँ पे एडमिशन ले करके वहाँ पर पढ़ने की पूरी छूट या आज़ादी इनको रहेगी। फिर 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष विद्यालय एवं समेकित विद्यालय की भी बात की गई। अर्थात विशेष विद्यालय का मतलब ये है कि जहाँ पर केवल और केवल आपके दिव्यांग बच्चे जा कर के शिक्षा ग्रहण करें और समेकित विद्यालय का मतलब ये है कि जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी जा कर के पढ़ सकें। फिर बात करेंगे कि 1972 ईस्वी में लुई ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी जहां पर दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा दिया जा रहा था। फिर 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति में दिव्यांग जनों को मुख्य धारा से शामिल करने की भी यहाँ पे बात की गई कि इनके लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। फिर 1987 ईस्वी में भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित हुआ जिसके द्वारा जो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे थे उनको काफ़ी कुछ सुविधाएं मिलना स्टार्ट हुई। फिर 1992 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की जो कि RCI के नाम से जाना जाता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1992 में। 1995 ईस्वी में भारत सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्त जन अधिकार जिसको क्या बोलते हैं PWD एक्ट 1995 बनाया और इसके अंतर्गत 7 दिव्यांगताओं को शामिल किया गया जिसमें आपके दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, कुष्ठ रोग मुक्त, मानसिक मंदता, मानसिक रोग और गामक अक्षमता, इन 7 दिव्यांगताओं को यहाँ पे शामिल किया गया और इससे संबंधित जो बच्चे थे उनको काफ़ी कुछ सुविधाएं यहाँ पे मिली। फिर 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट एक्ट जिसको NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट के नाम से जाना गया। इसमें आपके 4 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया जैसे कि जो आपके मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे थे
और जो आपके सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे थे, ऑटिज्म के बच्चे थे और मल्टीपल डिसेबिलिटी के थे। तो इन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया और इन सभी को वहाँ पे पुनर्वास से संबंधित सारी चीज़ें दी गई। इसके साथ साथ फिर इनको शिक्षा दीक्षा या इनके स्वास्थ्य पर हर तरीके से इन पे ध्यान दिया गया एनटीए एक्ट के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि ये जो सारे सरकारी या गैर सरकारी तौर पर सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया, ये सभी संगठन दिव्यांगजनों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए और इसमें दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाओं के साथ साथ सामान्य जीवन को कैसे जिया जाता है और उनको ये सामान्य जीवन प्रदान करते हुए, अर्थात कैसे वे अपने जीवन में रोजगार परक बने, व्यावसायिक बने और फिर अपने जीवन को कैसे वे एक खुशहाल तरीके से व्यतीत करें, इन सभी चीज़ों का इन संगठनों के माध्यम से वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाने लगा। समाज की मुख्य धारा से भी इनको जोड़ने का आसानी से वहाँ पे प्रयास किए गए कि इनको आसानी से अगर हम जोड़ेंगे उसमें, तो फिर ये बच्चे अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे, हीन भावना का शिकार नहीं होंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर ले जाएंगे। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया गया इन सभी संगठनों के माध्यम से और ये प्रयास आगे भी जारी रहा और अभी तक ये सारे प्रयास जारी भी हैं। इसके साथ ही समय अनुसार उनके दृष्टिकोण में रुचि, व्यवहार आदि सभी में परिवर्तन आया और ये आधुनिक तकनीकों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिसके माध्यम से कह लीजिए कि इन सभी दिव्यांगजनों के जो जीवन यापन की प्रक्रिया है काफ़ी सुलभ हो पाई है। अब हम बात करेंगे इसके मॉडल की। तो मॉडल में इसके जो सारी चीज़ें बताई गई, जो इनको पुनर्वास के रूप में सारी चीज़ें दी गई, वही सब इसके मॉडल थे जो कि इनको दिया गया। जैसे कि मान लीजिए चिकित्सा का मॉडल, फिर चिकित्सा का मॉडल और सांस्कृतिक मॉडल और उसके बाद नैतिक मॉडल, धार्मिक मॉडल, ये सभी जो मॉडल होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इन सभी क्षेत्रों में इनकी भूमिका को वहाँ पे निर्धारित किया जाए। तो ये था आपका विकलांगता का ऐतिहासिक परिपेक्ष, जिसमें विकलांगता का इतिहास हम लोगों ने जाना, इसको राष्ट्रीय तरीके से भी जाना, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी जाना, इसमें क्या क्या प्रयास किए गए और इसमें पूर्व में जो आपके महापुरुष थे या ऋषि मुनि थे उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए, या बाद में संगठन जो बने उन सभी संगठनों के माध्यम से क्या क्या प्रयास किए गए, इन सभी की जानकारी हम लोगों ने ये आपके 1.1 में हम लोग जान पाए। तो ये आपका जो क्लास था आज का, ये आपका 1.1 रिवीजन क्लास था। तो इसको आप लोग देखना मत भूलिएगा, ताकि जो आप लोगों को भूला हो वो आप लोगों को फिर से याद हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए, जिसमें क्षति, अक्षमता, असुविधा या फिर कह लीजिए जिसको दिव्यांगता बोलते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो बाय बाय।